नमस्कार। आज बात करते हैं दो ऐसे जबरदस्त आइडियाज की, समाजवाद और साम्यवाद, और देखेंगे कि कैसे इन आइडियाज ने इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक को जड़ से हिलाकर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्रांतिकारी कहानी। सोचिए, क्या होता है जब लाखों करोड़ों लोग एक साथ ये तय कर लें कि भाई अब और गरीबी नहीं सहनी। 20वीं सदी की शुरुआत में ना रूस में लाखों लोग ठीक यही सवाल पूछ रहे थे, और उनका जवाब, अरे वो जवाब एक ऐसा तूफान लेकर आया जिसने सिर्फ एक साम्राज्य को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो बात है जार के रूस की। ऊपर ऊपर से देखने में तो बड़ा शक्तिशाली लगता था, एकदम फौलादी। लेकिन सच ये था कि अंदर से ये पूरी तरह खोखला हो चुका था। समाज में ना इतनी गहरी दरारें पड़ चुकी थीं कि बस एक बड़े भूकंप का आना बाकी था। और ये किसी एक दो इंसान की कहानी नहीं थी। हम बात कर रहे हैं रूस की ज्यादातर आबादी की, किसानों की, जो बेचारे भयानक गरीबी में जी रहे थे। जमीन का छोटा सा टुकड़ा और उस पर टैक्स का इतना भारी बोझ कि कमर ही टूट जाए। मतलब एक तरफ तो थे जार निकोलस II, जो खुद को भगवान का भेजा हुआ दूत मानते थे। शान शौकत ऐशो आराम की कोई कमी नहीं। और फिर दूसरी तरफ थे आम मजदूर, आम किसान, जिनसे काम तो जानवरों की तरह लिया जाता था, पर मजदूरी के नाम पर कुछ नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई सुनवाई नहीं। सोचिए, एक ही देश में ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं बस रही थी। अब देखिए, जब इतनी तकलीफ हो, इतना भेदभाव हो, तो जाहिर है लोग सवाल तो उठाएंगे ही कि भाई क्या जिंदगी ऐसी ही चलेगी, क्या इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और इन्हीं सवालों के जवाब में एक नया आइडिया सामने आया, समाजवाद। समाजवाद का आइडिया बहुत सीधा साधा था। सोचो, अगर ये बड़े बड़े कारखाने, ये खेत, ये किसी एक अमीर आदमी के ना होकर हम सबके हों, अगर देश की दौलत सब में बराबर बटे ताकि कोई किसी का फायदा ना उठा सके। उस जमाने में ये एक धमाकेदार, एक क्रांतिकारी विचार था। लेकिन रुकिए, समाजवाद में भी दो अलग अलग सोच थीं। एक थे यूटोपियन समाजवादी, मतलब थोड़े स्वप्नदर्शी लोग। उनका मानना था कि अमीर और गरीब मिलकर शांति से एक अच्छा समाज बना सकते हैं। और फिर आए कार्ल मार्क्स। उन्होंने दिया वैज्ञानिक समाजवाद का आइडिया। मार्क्स का कहना था कि भाई इतिहास गवाह है, बदलाव हमेशा संघर्ष से ही आया है, अमीर और गरीब के टकराव से, बिना लड़े कुछ नहीं मिलता। तो यहीं पर एक सवाल बनता है जो एग्जाम्स में भी खूब आता है, कौन है वैज्ञानिक समाजवाद के जनक? जी हाँ, कार्ल मार्क्स 1818 में जर्मनी में जन्मे थे, और इनके विचारों ने सच कहूं तो पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। मार्क्स के आइडियाज बहुत सीधे लेकिन दमदार थे। पहला, कि पूरा का पूरा इतिहास असल में अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई ही है। दूसरा, उनकी जबरदस्त किताब दास कैपिटल, जिसे लोग समाजवादियों की बाइबल भी कहते हैं। और तीसरा, उनका वो मशहूर नारा, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ये नारा तो जैसे एक आग की तरह फैल गया। अच्छा, तो ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब देखते हैं कि ये आइडियाज कागजों से निकलकर असल जिंदगी में कैसे आए। और इसके लिए जो सबसे बड़ी लैब बनी वो था रूस। देखिए, कोई भी क्रांति ना एक रात में नहीं होती। इसके पीछे सालों का गुस्सा, सालों का दबाव होता है। रूस में भी यही हुआ। पहले कृषि दास्ता खत्म हुई, पर हालात नहीं सुधरे। फिर जापान जैसे छोटे से देश से बुरी तरह हार गए, और फिर निर्दोष लोगों पर गोलियां चला दी गईं। ये सब वो छोटी छोटी चिंगारियां थीं जो मिलकर एक बहुत बड़ी आग लगाने वाली थी। तो वो फाइनल घड़ी कब आई? वो बोल्शेविक क्रांति आखिर हुई कब? जवाब है नवंबर 1917। हाँ, इसे पुराने रशियन कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये वही ऐतिहासिक पल था जब रूस से जार का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो इस पूरे ड्रामा के मेन कैरेक्टर्स कौन थे? एक तरफ थे लेनिन और उनकी पार्टी बोल्शेविक। ये लोग चाहते थे कि बस फौरन क्रांति हो, चाहे जैसे भी हो। दूसरी तरफ थे मेंशेविक, जो धीरे धीरे आराम से बदलाव चाहते थे। और इन सब के बीच में फंसे थे जार निकोलस II, जो अपनी डूबती हुई नाव को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे थे। चलिए, सत्ता तो मिल गई, पर पावर में आना एक बात है और इतने बड़े टूटे हुए देश को चलाना बिल्कुल दूसरी। लेनिन के सामने अब दो बड़ी मुसीबतें थी, एक बर्बाद हो चुकी इकोनॉमी और दूसरा देश के अंदर ही छिड़ा हुआ गृह युद्ध। लेनिन थे तो पक्के सिद्धांतवादी, पर वो प्रैक्टिकल भी थे। उन्हें पता था कि देश को बचाना है, तो 1921 में वो लाए
नई आर्थिक नीति या NEP। ये एक तरह से एक कदम पीछे हटना था। उन्होंने किसानों को अपना फालतू अनाज बाजार में बेचने की इजाजत दे दी, छोटे मोटे बिजनेस फिर से शुरू हो गए। हाँ, ये पूरी तरह से कम्युनिज्म नहीं था, पर उस वक्त देश को बचाने के लिए ये जरूरी था। और फिर एक युग का अंत हुआ। लेनिन की मृत्यु कब हुई? साल था 1924 और उनकी मौत के साथ ही रशियन रेवोल्यूशन का एक चैप्टर खत्म हुआ और स्टालिन के दौर की शुरुआत हुई। अब एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये जो कुछ भी रूस में हुआ ना, इसका असर सिर्फ रूस तक नहीं रहा। इसने पूरी दुनिया पर, ग्लोबल पॉलिटिक्स पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक नजर आती है। इस क्रांति की आवाज पूरी दुनिया में गूंजी। दुनिया साफ साफ दो हिस्सों में बट गई, एक तरफ कम्युनिस्ट देश, दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट, और यहीं से कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। पर इसका एक और असर भी हुआ। इसने एशिया और अफ्रीका के उन लाखों लोगों को हिम्मत दी जो गुलामी से आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। कमाल है ना, कैसे एक देश में हुई घटना पूरी दुनिया को बदल सकती है। और आखिर में उस नारे को याद करते हैं जिसने करोड़ों लोगों को इस क्रांति से जोड़ा। एक बहुत ही सिंपल पर बहुत पावरफुल नारा, भूमि, शांति और रोटी। बस यही 3 चीजें तो थीं जो लोग चाहते थे, किसानों को जमीन, सैनिकों को जंग से शांति और भूखे लोगों को रोटी। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे जब नाइंसाफी हद से बढ़ जाती है तो क्रांतिकारी आइडियाज जन्म लेते हैं, कैसे वो आइडियाज एक बहुत बड़े साम्राज्य को गिरा सकते हैं और कैसे एक क्रांति पूरी दुनिया की कहानी बदल सकती है। इतिहास का ये सबक हमें यही सिखाता है कि आज के जो विचार हैं वही कल की दुनिया की नींव रखते हैं। सोचने वाली बात है ना?